स्टॉप राइट नाउ। परेशान, एंजाइटी में या बोर हो रहे हो, छाती में वो जो फीलिंग है, वो वाली जिसके बारे में तुम्हें लगता था कि ये सिर्फ तुम्हारे साथ होती है, ऐसा नहीं है। तुम इसे हर एक सेकंड बढ़ावा दे रहे हो। यहाँ एक सच है जो तुम्हें कोई नहीं बताता। तुम्हारी भावनाएं कोई तूफान नहीं है जो अचानक आ जाती हैं। वे ऐसी आग हैं जिसे तुम खुद जलाए रखना चुनते हो। और स्टोइक्स ने इस बात को 2000 साल पहले ही समझ लिया था। सेनेका ने कहा था, हम हकीकत से ज्यादा कल्पना में पीड़ित होते हैं। इसका मतलब है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा बॉस, तुम्हारा एक्स या तुम्हारा बैंक अकाउंट नहीं है। ये वो कहानी है जो तुम खुद को सुनाते रहते हो। अगले कुछ मिनटों में तुम सीखने वाले हो कि गुस्से को खत्म करने के लिए सिर्फ 9 सेकंड ही क्यों काफी हैं। किसी फीलिंग को नाम देने से पैनिक तुरंत क्यों रुक सकता है। और मार्कस ऑरेलियस, जो एक वॉर जोन में एक सम्राट थे, उन्होंने अपना आपा कभी क्यों नहीं खोया। इसलिए नहीं कि वे बेरहम थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने इंपल्स और एक्शन के बीच के गैप को ट्रेन किया था। तो यहाँ चैलेंज है, मेरे साथ बने रहो या अपनी भावनाओं को सब कुछ चलाने दो, तुम्हारी चॉइस। लेकिन अगर तुम एक कठपुतली बनने से थक चुके हो तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, द नहीं सेकंड रूल। न्यूरोसाइंटिस्ट जिल बोल्टी टेलर ने कुछ अमेजिंग डिस्कवर किया। डर, फ्रस्ट्रेशन या बहुत ज्यादा खुशी के प्रति एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स लगभग 9 सेकंड तक रहता है। बात खत्म। केमिकल क्लीनिंग और इलेक्ट्रिकल फायरिंग का 1.5 मिनट। क्योंकि तुम इसके बारे में सोचते रहते हो, इसलिए वो फीलिंग बनी रहती है। इमेजिन करो कि पिछली बार ट्रैफिक में किसी ने तुम्हें कट मार दिया था। पहली हीट फ्लैश वो असली थी। हालांकि उस सिचुएशन को 10 मिनट तक बार बार दोहराना, यह सोचना कि तुम्हें क्या कहना चाहिए था और स्टीयरिंग व्हील को और कसकर पकड़ना इमोशनल नहीं था। तुमने आग को जलाए रखना चुना। सेनेका, जो एक फेमस स्टोइक नाटककार और नीरो के सलाहकार थे, उन्होंने गुस्से के बारे में काफी कुछ लिखा। ऑन रात में उन्होंने लिखा, गुस्से का सबसे बड़ा उपाय देरी है। उन्होंने कहा, गुस्से को ठंडा होने के लिए समय चाहिए होता है, जैसे किसी घाव को बिना कुरेदे ठीक होने के लिए समय चाहिए होता है। मॉडर्न साइंस सेनेका के 9 सेकंड रूल को कंफर्म करती है। मास्टर करने के लिए 9 सेकंड की वेव को पहचानो, इसे ब्रीथ करो, इसे उठते और गिरते हुए देखो। जो बचता है वो एक कहानी है जिसे तुम एडिट कर सकते हो। कोई इमोशन नहीं, टेक अवे प्रैक्टिकल है। अगली बार जब गुस्सा या डर बढ़े तो घड़ी देखो, खुद को याद दिलाओ कि सिर्फ नहीं सेकंड ब्रीथ करो। 4 सांसें लो, 2 के लिए रोको और 6 के लिए सांस छोड़ो। लंबी सांसें छोड़ना तुम्हारे नर्वस सिस्टम को अलर्ट करता है कि खतरा कम हो रहा है। वेव को उठते हुए महसूस करो, पीक महसूस करो, इसे गिरते हुए महसूस करो। तुम्हें इससे लड़ने, इसकी जांच करने या इससे भागने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इससे ज्यादा टिकना होगा। तुम नई सेकंड के लिए किसी भी चीज से ज्यादा टिक सकते हो। ज्यादातर लोग यहीं फंस जाते हैं। नई सेकंड बीत जाते हैं, केमिकल सर्ज कम हो जाता है, इमोशन बना रहता है। क्यों? क्योंकि माइंड, वो लगातार कहानी सुनाने वाला, लिखता है। नरेशन शुरू होता है, तुम्हारा अपमान किया गया था, वे हमेशा ऐसा करते हैं, तुम्हें बोलना चाहिए था, पिछली बार याद है। तुम अचानक इमोशन खो देते हो। तुम एक शिकायत की प्रैक्टिस कर रहे हो। तुम्हारी बॉडी हर प्लेबैक के साथ थोड़ी मात्रा में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करती है। तुम असल में रीट्रिगर कर रहे हो। सेनेका ने इसे सदियों पहले समझ लिया था। गुस्से पर उनके एस्से के अनुसार, गुस्सा अगर कंट्रोल न किया जाए तो लगातार मल्टीप्लाई होता जाता है। अगर इसे बदले और पुरानी गलतियों से बढ़ावा दिया जाए तो एक छोटी सी बात भी मूल अपराध से कहीं बड़े गुस्से में बदल सकती है। स्टोइक्स ने इसे इंप्रेशन को असेंट करना, सहमत होना और शुरुआती सनसनी को बढ़ावा देना कहा। रूल तुम्हें कंसेंट को डिक्लाइन करने की अनुमति देता है। कहानी को सपोर्ट मत करो, बस वेव को देखो। यह मार्कस ऑरेलियस की डेली प्रैक्टिस थी। वे सबसे बुरे अनप्लीजेंट इंसान, धोखे, नुकसान की कल्पना करते थे और फिर खुद से कहते थे, तुम्हारे पास यह इंप्रेशन है। अब इसे एक पल के लिए रहने वाले इंप्रेशन के रूप में देखो, न कि असल चीज के रूप में। इमोशन के आने से पहले उन्होंने गैप को ट्रेन किया। तुम भी कर सकते हो। 9 सेकंड के बाद एक बेसिक स्टेप जोड़ो। पूछो, क्या यह फीलिंग अभी भी ओरिजिनल वेव है या यह एक कहानी है जिसे मैं जिंदा रखना चुन रहा हूं? किसी कहानी का विरोध करने की जरूरत नहीं है। लड़ना इसे ताकत देता है। इसके बजाय इस पर ध्यान दो, इसे लेबल करो, रिवेंज टेल, विक्टिम्स टेल। इसे बिना बढ़ावा दिए इंतजार करने दो।
ब्रीदिंग दोबारा शुरू करो, रूम में वापस आओ। वेव से पहले तुम जो कर रहे थे उसे खत्म करो, इसे अभी ट्राई करो। ट्रैफिक में कट मारना ना, 10 सेकंड की स्लो ब्रीदिंग भी, कोई रीप्ले नहीं। अनइमेजिन्ड कॉन्फ्लिक्ट, स्टीयरिंग व्हील पर कोई मजबूत ग्रिप नहीं, बस कहानी को नरेट करने की जरूरत को ऑब्जर्व करो, फिर धीरे से रुक जाओ। मास्टरी उस छोटे से पॉज के साथ शुरू होती है, आग को जिंदा रखने से उस इनकार के साथ। सेने का सही थे, देरी सबसे अच्छी तरह ठीक करती है। तुम्हें केवल 9 सेकंड की देरी की जरूरत है। पॉइंट नंबर 2, नेम इट टू टेम इट। हिडन शॉर्टकट्स मौजूद हैं। रिसर्च के अनुसार जब लोग एक चरम इमोशन को एक शब्द में डिस्क्राइब करते हैं, गुस्सा, दुख, पैनिक, तो अमिगडाला तुरंत शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि किसी इमोशन को नाम देना रिएक्टिव लिम्बिक सिस्टम के बजाय एनालिटिकल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है। तुम तूफान के बजाय एक मौसम विज्ञानी बन जाते हो। स्टोइक्स ने भी इसी तरह प्रैक्टिस की। वे इसे प्रोहाइरेसिस, रीजन डिसीजन कहते थे। एपिक्टेटस ने तर्क दिया कि इंसानी जजमेंट इमोशन पैदा करते हैं, घटनाएं नहीं। उन्होंने कहा इंसान चीजों से परेशान नहीं होते, बल्कि उनके प्रति जो उनके विचार होते हैं उनसे परेशान होते हैं। किसी इमोशन को नाम देना उस विचार की जांच शुरू करता है। अगली बार जब एंजाइटी तुम्हारी छाती को भींचे तो इसे ट्राई करो। यह मत कहो मैं बहुत एंजाइटी में हूं, वह आइडेंटिटी है। कहो वहां एंजाइटी है। बस इतनी सी दूरी सब कुछ बदल देती है। एंजाइटी में होना वो नहीं है जो तुम हो, यह तुम्हारी समझ में एक वेदर पैटर्न है। इसे नाम दो और तुमने रिमोट वापस पा लिया है। चलिए जारी रखते हैं। इमोशन को नाम देना स्ट्रांग है, लेकिन स्टोइक्स ने इसे बूस्ट करने के लिए एक सेकंड मूव जोड़ा। इमोशन को नाम देने के बाद वे पूछते थे, इस इमोशन के अंदर कौन सा जजमेंट छिपा है? हर इमोशन में एक बिलीफ होता है, किसी ने मेरे साथ गलत किया है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक टिपिकल गुस्सा है, डर, कुछ बुरा आने वाला है और मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता। दुख, मैंने कुछ कीमती खो दिया है और मैं कभी पूरा नहीं हो पाऊंगा। एपिक्टेटस ने इस बात पर जोर दिया कि जजमेंट और फीलिंग अलग नहीं किए जा सकते। उन्होंने कहा, यह घटनाएं नहीं हैं जो लोगों को परेशान करती हैं, बल्कि घटनाओं के बारे में उनके जजमेंट हैं। फीलिंग को नाम देना रास्ता खोलता है, इससे होकर गुजरो। पूछो, मैं अभी किस बात पर विश्वास कर रहा हूं जो मुझे ऐसा महसूस करा रहा है? स्टोइक इमोशनल मास्टरी इसी सवाल पर केंद्रित है। कंक्रीटली इसे स्टेट करो। इमेजिन करो कि तुम एक 20 मिनट लेट दोस्त का इंतजार कर रहे हो। तुम्हारी छाती भींचती है, गर्दन गर्म हो जाती है, वहां फ्रस्ट्रेशन है, धैर्य की कमी है। अच्छा है, पूछो नीचे कौन सा जजमेंट है? तुम्हें एहसास हो सकता है, मुझे लगता है कि लेट होना अनादर दिखाता है। मैं अपने समय को उनके समय से ज्यादा वैल्यू देता हूं। देखा, लेटनेस ने फ्रस्ट्रेशन को ट्रिगर नहीं किया, उस सीक्रेट जजमेंट ने इसे ट्रिगर किया। जजमेंट को चैलेंज और चेंज किया जा सकता है हमेशा। मार्कस ऑरेलियस ने ऐसा किया था। वे अपने मेडिटेशंस में एक नौकर के आलस्य, एक पॉलिटिशियन की बेईमानी या एक दोस्त के धोखे पर नाराज हो जाते थे। फिर उन्होंने लिखा, आज मैं किसी पर गुस्सा था। क्या प्रॉब्लम वे थे या मेरी ये एक्सपेक्टेशन थी कि उन्हें अलग तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए था? इमोशन को नाम देने के बाद उन्होंने जजमेंट के लिए खुदाई की। उन्होंने आमतौर पर निष्कर्ष निकाला। उन्होंने वही किया जो उनके नेचर के लिए जरूरी था। मैंने अपना कर्तव्य निभाया, रीजनेबल, विनम्र और फ्री रहा। आज इस प्रैक्टिकल एक्सरसाइज को ट्राई करो। एक 2 कॉलम का मेंटल या रिटर्न चार्ट बनाओ। लेफ्ट कॉलम में इमोशंस को लिस्ट करो जिसमें गुस्सा, डर, शर्मिंदगी और ईर्ष्या शामिल हैं। राइट कॉलम में वो हिडन जजमेंट जो तुम्हें लगता है कि उस इमोशन का कारण बना। एक एग्जाम्पल के रूप में, मेरा मानना है कि जो उनके पास है मैं उसका हकदार हूं और लाइफ अनफेयर है। ईर्ष्या, मेरा मानना है कि मैं फंडामेंटली फ्लॉड हूं और दूसरे मुझे रिजेक्ट कर देंगे। शेम, पैनिक कोर, यह होपलेस लगता है और मेरे पास इसे हैंडल करने के लिए रिसोर्सेज की कमी है। तुम जजमेंट को देखने के बाद उसे टेस्ट कर सकते हो। क्या यह सच है, पूरा सच? क्या यह हेल्पफुल है? क्या यह जजमेंट तुम्हारा है या तुमने इसे किसी और से उधार लिया है? एपिक्टेटस ने कहा, पेरेंट्स, कल्चर और पुरानी चोटें ज्यादातर जजमेंट्स को इन्फ्लुएंस करती हैं। तुम उन्हें वापस कर सकते हो। अब इसे एक पावरफुल हैबिट के साथ कंबाइन करते हैं। दिन में 3 बार 30 सेकंड के लिए पॉज लें, जैसे कि मील या फोन चेक के समय। अपनी बॉडी और माइंड को चेक करो। पूछो, अभी यहाँ कौन सा इमोशन है? बस एक शब्द पूछो। इसके नीचे क्या जजमेंट है? अगर पॉसिबल हो तो इसे लिख लें। एक हफ्ते के दौरान पैटर्न सामने आते हैं।
वही इवैल्यूएशंस, वही पेनफुल इमोशंस पैदा करते हैं। जब तुम पैटर्न को ऑब्जर्व कर लेते हो तो तुम इसकी पकड़ को कम कर सकते हो अपने गुस्से से जूझते हुए। सेनेका ने लिखा, मास्टरी की ओर सबसे बड़ा कदम खुद को एक्ट में पकड़ना है। यह गुस्सा बढ़ रहा है, इसके चेहरे को जानो, इसकी सेवा नहीं करूंगा। नाम देना कैप्चर का मोमेंट प्रोवाइड करता है। जजमेंट हंटिंग के जरिए गहरा लीवर अवेलेबल है, उनके साथ तूफान सिग्नल बन जाते हैं। तुम्हारा 24 घंटे का चैलेंज यहाँ है। हर स्ट्रॉन्ग इमोशन का नाम फुसफुसाओ, फिर धीरे से पूछो यहाँ कौन सा बिलीफ छिपा है। बिलीफ को अभी मत बदलो, इसे चेक आउट करो। जिस चीज को तुम परसीव करते हो अब तुम उस पर डोमिनेट नहीं हो सकते। पॉइंट नंबर 3, द गैप बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। ये कंसंट्रेशन कैंपों से बचे। साइकियाट्रिस्ट विक्टर फ्रैंकल द्वारा लिखी गई सबसे इंपॉर्टेंट लाइनों में से एक है। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच स्पेस होता है, हम वहां अपना रिस्पॉन्स चुन सकते हैं। ग्रोथ और फ्रीडम हमारे में रिएक्शन में है। यह सचमुच स्टोइक है। स्टोइक्स ने एक्सपीरियंस को 3 एक्ट्स में सेपरेट किया, इंप्रेशन, असेंट और इम्पल्स। लोग आमतौर पर इन्हें कंबाइन कर देते हैं। मास्टर्स वेजेस इंसर्ट करना सीखते हैं। ऑरेलियस ने लिखा, नुकसान न होना चुने और आप नुकसान महसूस नहीं करेंगे। चिंता न करें, आप अनहार्म्ड हैं, डिनायल नहीं। इंसल्ट और तुम्हारे रिस्पॉन्स के बीच के गेट को पहचानना, चाबी तुम्हारे हाथ में है। बॉस वेनमसली ईमेल करता है, बच्चा नए कारपेट पर जूस गिरा देता है। किसी प्यारे इंसान के शब्द चोट पहुंचाते हैं। ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स स्नैप करना, शट डाउन होना या भड़कना है। क्या होगा अगर तुम उस गैप को डिटेक्ट करना सीख जाओ? एक सांस लो, क्वेश्चन, इस मोमेंट को मुझसे क्या चाहिए? तुम्हारे वुंडेड प्राइड द्वारा अनवांटेड, तुम्हारे थके हुए ब्रेन का डिफॉल्ट नहीं, इस मोमेंट को जिसकी जरूरत है। एक क्वेरी 30 सेकंड की फ्रीडम खरीदती है। 30 सेकंड में एक लाइफ बदल सकती है। उस गैप को एक मसल की तरह ट्रेन करो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स टाइम मिलीसेकंड होता है, हालांकि स्टोइक्स ने महसूस किया कि इसे स्ट्रेच किया जा सकता है। एपिक्टेट्स के अनुसार यह म्यूजिक सीखने जैसा था। शुरुआत में सभी नोट्स के लिए इंटेंशनल एफर्ट की जरूरत होती है। प्रैक्टिस स्टॉप्स, ब्रेथ्स और इम्प्रोवाइजेशन लाती है। इमोशंस के लिए भी यही बात लागू होती है। ड्रिल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक दिन के लिए नोटिफिकेशन पिंग्स, स्लगिश वॉकर्स और खोई हुई चाबियों जैसी कुछ हद तक इरिटेटिंग घटनाओं पर तुरंत रिस्पॉन्ड न करें। इसके बजाय मेंटली 3 तक काउंट करें, 1 2 3, फिर डिसाइड करें, बात खत्म। 3 फोर्स्ड सेकंड्स का साइलेंस। उस छोटे से विंडो में ज्यादातर इमरजेंसीज गायब हो जाती हैं। फोन इंतजार कर सकता है। स्लगिशनेस पर्सनल नहीं है, चाबियां दिखाई दे जाएंगी। ऑरेलियस ने लिखा, इसे कुछ मत बनाओ, इससे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इवेंट को स्वीकार किया, उन्होंने स्पेस की ओर इशारा किया। इवेंट एक चीज है, तुम्हारा इंटरप्रिटेशन और रिएक्शन अलग है। तुम सेकंड के मालिक हो। एक कॉमन एग्जाम्पल पर विचार करें। एक मीटिंग में पब्लिकली एक कोवर्कर द्वारा तुम्हारे सजेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। स्टिमुलस एक पब्लिक इंसल्ट है। तुम्हारी इंस्टिंक्ट्स डिफेंड करने, अटैक करने या छिपने की हो सकती हैं, लेकिन मास्टर गैप ढूंढ लेता है। बोलने के बजाय एक सांस लो, मैं इसे कैसे जीतूं इसके बजाय पूछो, इस मोमेंट को असल में किस चीज की जरूरत है। सॉल्यूशन कभी कभी साइलेंस होता है, कभी कभी एक शांत क्लेरिफिकेशन रिक्वेस्ट की जाती है, कभी कभी यह होता है मैं इस पर बाद में वापस आना चाहूंगा। एक भी कमजोर नहीं है, सिलेक्टेड है। सेनेका ने गैप को सेल्फ ऑब्जर्वेशन के एक टूल के रूप में देखा। उन्होंने कहा, खुद को ऐसे देखो जैसे कोई तुम्हें देख रहा हो। तुम उस पौज पर अपने खुद के गवाह बन जाते हो। तुम गुस्से को बढ़ते हुए, चेहरा लाल होते हुए, दिल की धड़कन तेज होते हुए देख सकते हो और कह सकते हो, इंटरेस्टिंग। यह वह विटनेसिंग है जो तुम्हें इम्पल्स से सेपरेट करती है। तुम अब गुस्सा नहीं हो, तुम गुस्से को नोटिस करते हो। एक स्टोइक टेक्निक जोड़ें, द व्यू फ्रॉम अबोव। सीन के ऊपर उड़ने और खुद को और ट्रिगर मैन को नीचे देखने की इमेजिन करो। सिचुएशन का एक बर्ड्स आई व्यू। कुछ नोटिस किया, पेटीनेस आमतौर पर कम हो जाती है, ऑफेंस छोटा दिखता है, तुम्हारी तरह। वे भी फ्लॉड और स्ट्राइविंग दिखाई देते हैं। उस हाइट पर गैप गहरा हो जाता है। मार्कस ऑरेलियस अक्सर ऐसा करते थे, तुम जल्द ही कोई नहीं होगे, सब कुछ जो तुम देख रहे हो चला जाएगा। लिबरेट करने के लिए, डिप्रेस करने के लिए नहीं। बड़े पिक्चर में यह ऑफेंस मिनट है, इसे पास होने दो। प्रैक्टिकल गैप मसल बिल्डिंग वर्कआउट।
एक हफ्ते के लिए एक रिकरिंग ट्रिगर सिलेक्ट करो, जैसे कि फैमिली मेंबर का स्टेटमेंट, वर्क ईमेल या ट्रैफिक। जब वह ट्रिगर पैदा हो तो फिजिकली रुके, अपना हाथ अपनी छाती पर रखें, धीरे धीरे 2 बार सांस लें, बोलें या फुसफुसाएं, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स मैं चुनता हूं। वह रूटीन तुम्हारे ब्रेन को रिवायर करता है। एक हफ्ते के बाद गैप नेचुरल फील होगा। एपिक्टेट्स ने कहा, यह मौत या दर्द नहीं है जो डरावना है, बल्कि मौत या दर्द का डर है। इसे लाइफ पर अप्लाई करो। इस विचार की तुम्हारी एक्सेप्टेंस की तुम्हें चोट पहुंची है, तुम्हें परेशान करती है, न कि वो अनप्लीजेंट ईमेल। अपनी कंसेंट वापस ले लो, नुकसान चला गया, ईमेल रहता है। इसे और ध्यान देने की जरूरत हो सकती है। तुम इसे शांति से एड्रेस करते हो, गर्मा गर्म नहीं। मैं आज तुम्हारा चैलेंज प्रेजेंट करता हूं। अगली बार जब कोई तुम्हें इंटरप्ट करे, कोई वेबसाइट क्रैश हो या कोई कार तुम्हें कट मारे, तो स्पेस ढूंढो, एक सांस लो, कहो इस मोमेंट को असल में किस चीज की जरूरत है। आंसर पर एक्ट करो, इंपल्स पर नहीं। एक सांस ही वेज है। ड्राइव इन। तुम दूसरी तरफ असली फ्रीडम महसूस करते हो। मास्टरी का स्वाद ऐसा ही होता है। पॉइंट नंबर 4, इमोशंस आर डेटा नॉट डायरेक्टिव्स। ये माइंडसेट चेंज सब कुछ रिवायर कर देता है। भावनाएं कोई कमांड्स नहीं है। डर का मतलब भागना नहीं है। हर गुस्से का मतलब अटैक नहीं है। हर उदासी का मतलब टूट जाना नहीं है। इमोशंस केवल नर्वस सिस्टम डेटा है। डर एक ऐसे बैरियर का इंडिकेशन हो सकता है जिसका तुम्हें सामना करने की जरूरत है। गुस्सा एक वैल्यू वायलेशन का इंडिकेशन हो सकता है। उदासी ये इंडिकेट कर सकती है कि कोई ऐसा इंसान जिसे तुम प्यार करते हो वो मिसिंग है। स्टोइक्स के अनुसार हम अपने जजमेंट्स, चॉइसेज और इच्छा शक्ति को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अपनी फिजिक, रेप्यूटेशन, दौलत या शुरुआती इमोशनल स्पार्क को नहीं। वे मानते हैं कि इमोशंस इंप्रेशंस हैं, नुकसानदेह नहीं। सेनेका ने ऑब्जर्व किया कि तुम्हारा अगला मूव मायने रखता है। हम हकीकत से ज्यादा कल्पना में अक्सर पीड़ित होते हैं, क्योंकि हम इमोशंस को सजेशंस के बजाय ऑर्डर्स की तरह ट्रीट करते हैं। इमोशंस को डैशबोर्ड अलर्ट्स की तरह ट्रीट करो। एक ब्लिंक करती हुई फ्यूल लाइट या डिमांड नहीं करती कि तुम रुक जाओ और रोने लगो। यह रीड करती है इसे चेक करो। व्हील को पकड़े बिना और ट्रैफिक में बहे बिना डैशबोर्ड रीडिंग में महारत हासिल करना ही मास्टरी है। यह इमोशन मेरी जरूरतों, बाउंड्रीज या एक्सपेक्टेशंस के बारे में क्या कहता है। इंसाइट पर एक्ट करो, मूड पर नहीं। इलस्ट्रेट करने के लिए एक एग्जाम्पल का यूज करो। इमेजिन करो कि एक डार्क पार्किंग लॉट में तुम्हें अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई देती है। डर पैदा होता है, तुम्हारा दिल तेजी से धड़कता है, तुम्हारी मसल्स सिकुड़ जाती हैं। डर डेटा है, पॉसिबल थ्रेट। ध्यान दो, ये प्रिपेयर होने में यह हेल्पफुल है। अगर तुम डर को यह कहने दो कि अभी भागो, तो तुम डर के मारे ट्रैफिक में दौड़ सकते हो या अपनी चाबियां गिरा सकते हो। इसके बजाय पॉज लो, डेटा को इन्फॉर्म करना चाहिए, कमांड नहीं। चारे ओर देखो, शायद कोई और अपनी ऑटोमोबाइल की तरफ जा रहा है। तुम अपना रूट चेंज कर सकते हो या अपने फोन का यूज कर सकते हो। डर असली था, वैलिड डेटा था, ऑर्डर तुमने डिसाइड किया। यह स्टोइक एक्शन डिसिप्लिन था। एपिक्टेट्स ने एडवाइस दी, इंप्रेशंस को खुद पर हावी मत होने दो, इसे इंतजार करने के लिए कहो। देखो कि तुम कौन हो और तुम किसका रिप्रेजेंटेशन करते हो। मुझे तुम्हारी टेस्टिंग करने दो। इमोशंस को डेटा के रूप में ट्रीट करते हुए तुम इमोशन का इंटरव्यू लेते हो, तुम डिसोबे करते हो। चलिए गुस्से की जांच करते हैं। लाइन में बीच में घुस जाना, हीट, प्रेशर और तीखे तरीके से बात करने की इंपल्स बढ़ती है। वह गुस्सा डेटा है। यह कह सकता है कि तुम फेयरनेस को वैल्यू देते हो। बाउंड्रीज क्रॉस की गई, तुम इनविजिबल फील करते हो। वैल्यूएबल इन्फो। अगर तुम गुस्से को एक कमांड की तरह यूज करते हो, अटैक करना, ह्यूमिलिएट करना, रिटालिएट करना, तो तुम 30 सेकंड के इंतजार के चक्कर में एक बेकार की लड़ाई शुरू कर सकते हो। इसके बजाय डेटा लो, फिर अपनी हड़बड़ी के बजाय अपने प्रिंसिपल्स के बेसिस पर रिस्पॉन्ड करो। पॉसिबली तुम बिना बोले ब्रीथ करते हो। तुम शांति से कह सकते हो, एक्सक्यूज मी। लाइन वहां पीछे से शुरू होती है। तुम हार मान सकते हो, क्योंकि यह तुम्हारी शांति के लायक नहीं है। ये सभी ऑप्शंस हैं। फीलिंग ने डेटा प्रोवाइड किया, पावर तुम्हारे हाथ में थी। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, माइंड अडॉप्ट करता है और हमारे काम में आने वाली बाधा का यूज करता है। बाधाएं होने पर एक्शन आगे बढ़ता है, बाधा ही रास्ता बन जाती है। उसे फीलिंग्स में बदलो। डर, गुस्सा और निराशा हर्डल्स हैं, वे डेटा बन जाते हैं, फिर डेटा स्ट्रेटेजी बन जाता है।
पब्लिक स्पीकिंग की एंजाइटी यह शो करती है कि तुम सक्सेस की परवाह करते हो। वल्नरेबिलिटी में स्टेप इन करना भागने का कोई कारण नहीं है। इसके लिए प्रिपरेशन, प्रैक्टिस और रीथिंक की जरूरत है। यह वर्कआउट स्ट्रांग है। एक हफ्ते के लिए एक छोटा नोटपैड या फोन साथ रखो। जब तुम्हें पावरफुल इमोशंस हो तो 3 चीजें लिखो: फीलिंग, गुस्सा, डर, ईर्ष्या, शर्म आदि। डेटा: यह मुझे मेरी जरूरतों, बाउंड्रीज या एक्सपेक्टेशंस के बारे में क्या बता रहा है? मैं इंटेंडेड डायरेक्टिव चुनूंगा। एक एग्जाम्पल के रूप में, जेलस: मैं क्रिएटिव रिकॉग्निशन को एप्रिशिएट करता हूं। मैं इग्नोर फील करता हूं, मुझे अटेंशन चाहिए। चॉइस: मैं ईमानदारी से उनके काम की तारीफ करूंगा, फिर अपने प्रोजेक्ट पर 30 मिनट स्पेंड करूंगा। देखो क्या होता है। जेलसी बनी रही, हालांकि इसने ड्राइव करना बंद कर दिया। सिग्नल, सायरन नहीं। फॉर्च्यून: एग्जाइल और फैमिली को खोने के बाद सेनेका ने रिमार्क किया, ऐसा नहीं है कि हमारे पास जीने के लिए कम समय है, बल्कि यह है कि हम इसमें से बहुत सारा बर्बाद कर देते हैं। हर डर को एक कमांड और हर गुस्से को युद्ध की पुकार मानने के लिए इमोशनल ऑटो पायलट का यूज करना सबसे बड़ा वेस्टेज है। हालांकि इमोशंस को डेटा के रूप में देखना घंटों, दिनों और सालों को फ्री कर देता है। वह मीटिंग की झुंझलाहट, मैं थका हुआ हूं, ब्रेक की जरूरत है, को वर्कर्स पर चिल्लाने का कमांड नहीं। इनएडेक्वेसी का डूबना डेटा: मैं खुद को एक अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रहा हूं, क्विट करने का ऑर्डर नहीं। मार्कस ऑरेलियस ने वंडरफुली स्टेट किया, आज मैं बिजनेस की हड़बड़ी से बच गया। एक्चुअली मैं भागा नहीं, मैंने इसे इग्नोर किया क्योंकि मैंने केवल इसके बारे में सोचा था। इमोशनल अर्जेंसी के लिए भी यही बात है। अपने इमोशंस से सचो मत, बस उनकी झूठी अथॉरिटी को डिसमिस कर दो। वे कमांडर्स नहीं हैं, उनका काम मैसेंजर का है। मैसेज लो, मैसेंजर को थैंक यू कहो, उन्हें विदा करो। एक ऐसा रिकरिंग इमोशन चुनो जो तुम्हें 48 घंटों के लिए हाईजैक कर लेता है। जहां भी यह इमर्ज हो, कहो कि यह डेटा है, कमांड नहीं। कहो, यह मुझे क्या बता रहा है। एक छोटा सा इंटेंशनल एक्शन चुनो जो तुम्हारे बिलीफ्स को रिफ्लेक्ट करे, अर्जेंसी को नहीं। नोट करो कि क्या होता है। इमोशन को ओबे करना बंद करने से तुम्हें सरप्राइज होगा कि यह कितनी जल्दी फेड हो जाता है। पॉइंट नंबर 5, द बॉडी लीड्स, द माइंड फॉलो। ज्यादातर लोग अपने इमोशंस को रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं। यह गैसोलीन से लगी घर की आग को बुझाने के लिए गार्डन होज का यूज करने जैसा है। चाबियां तुम्हारी बॉडी में हैं। जब तुम एंजाइटी में होते हो तो तुम अपने कंधे उचकाते हो, अपनी सांस छोटी करते हो और अपने जबड़े को भींचते हो। ये पोस्चर्स तुम्हारे ब्रेन को डरे रहने के लिए कहते हैं। इसे रिवर्स करो, कंधे नीचे करो, 5 सेकंड बाहर, 4 सेकंड अंदर। अपने जबड़े को रिलैक्स करो, अपनी गर्दन को घुमाओ। फिजियोलॉजिकल सिग्नल 7 सेकंड में चेंज हो जाता है और माइंड एडाप्ट करने के लिए दौड़ता है। तुम शांत होने की एक्टिंग नहीं कर रहे हो। जब तुम मैनुअली रीसेट करते हो तो हार्डवेयर के पीछे सॉफ्टवेयर फॉलो करता है। स्टोइक्स ने इंट्यूटिवली माइंड बॉडी लिंक को समझा। मार्कस ऑरेलियस ने कहा, तुम जहां भी जा सकते हो वह तुम्हारी खुद की सोल से ज्यादा पीसफुल, रुकावटों से ज्यादा फ्री नहीं है। उनके फिजिकल डिसिप्लिन में कोल्ड शावर्स, सादा खाना और आराम करने के बजाय खड़े रहना शामिल था। उन्होंने रिकग्नाइज किया कि बॉडी की स्टेट सोल की स्टेट को अफेक्ट करती है। अगली बार जब गुस्सा स्ट्राइक करे तो बिना किसी वजह के स्माइल करो। इसलिए नहीं कि तुम खुश हो, बल्कि इसलिए क्योंकि एक स्माइल वेगस नर्व को बताती है कि थ्रेट लेवल लो है। बॉडी लीवर है, इसका यूज करो, इसे सचमुच यूजफुल बनाओ। ये एक टफ कन्वर्सेशन होने वाली है। तुम्हारा दिल तेजी से धड़क रहा है, तुम्हारी हथेलियों में पसीना आ रहा है, कंधे उचकाने, मुट्ठियां भींचने और सांस रोकने की नेचुरल इंस्टिंक्ट्स तुम्हारे ब्रेन को डेंजर का सिग्नल देती हैं। लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। दरवाजा खोलने से पहले हर सिग्नल को रिवर्स करने के लिए 30 सेकंड का वेट करो। शोल्डर रोल्स करो, अपने हाथों को ऊपर की ओर करो, अपनी जीभ को अपने मुंह के निचले हिस्से पर रेस्ट करने दो और अपने जबड़े को ढीला करो। 4 सांसें अंदर लो, 6 बाहर। यह तुम्हारी हार्ट रेट को लो कर देगा, तुम्हारा ब्रेन फॉलो करेगा। तुम शांत होने की एक्टिंग नहीं करोगे, शांत फिजियोलॉजी को फोर्स करो और माइंड तालमेल बिठाने की कोशिश करेगा। स्टोइक्स के पास डीप ऑब्जर्वेशन था, लेकिन कोई न्यूरोसाइंस नहीं थी। एपिक्टेट्स ने कहा, यह मौत या दर्द नहीं है जिससे डरा जाना चाहिए, बल्कि मौत या दर्द का डर है। डर फ्लेश में वे जानते थे। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को पर्पसफुली डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस करने की एडवाइस दी। जमीन पर सोना,
हल्के विंटर गारमेंट्स पहनना, बेसिक मील्स खाना। क्यों? सफर करने के लिए नहीं, सिंपल चीजों पर पैनिक करना बंद करने के लिए बॉडी को ट्रेन करो। इंटेंशनली ठंड को एंड्योर करने के बाद एक ठंडा ऑफिस तुम्हें अब परेशान नहीं करता। सिंपल मील्स के बाद एक डिलेड डिनर तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाता। बॉडी रियलाइज करती है कि ज्यादातर डेंजर्स फेक हैं। इस एक्सपेरिमेंट को अभी परफॉर्म करो। 2 घंटे का टाइमर, 2 घंटे तक जब भी तुम्हें याद आए अपने पोस्चर को नोटिस करो। कंधे कानों की तरफ उठ रहे हैं, उन्हें ड्रॉप करो। क्या तुम्हारा जबड़ा टाइट है? इसे लूज रखो। तुम अपनी सांस रोक रहे हो, फुल एक्सहेल। इसे एक फन बनाओ, काम नहीं। तुम्हारा मूड इंप्रूव होता है, इरिटेबिलिटी कम होती है और आइडियाज क्लियर हो जाते हैं। बॉडी पैसिवली राइड नहीं करती, यह लीवर है, तुम इसे पुल करते हो। तुम अपने माइंड को कंट्रोल करते हो, बाहरी इवेंट्स को नहीं। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, स्ट्रेंथ गेन करने के लिए इसे रियलाइज करो। उन्होंने यह भी रिकग्नाइज किया कि बॉडी माइंड को अफेक्ट करती है। उनकी फिजिकल ऑस्टेरिटी इसी वजह से थी, इसी वजह से वे सुबह जल्दी उठते थे। इसलिए जब दूसरे बैठते थे तो वे खड़े रहते थे। वे खुद को पनिश नहीं कर रहे थे। उन्होंने ट्रू क्राइसिस, वॉर, प्लेग, धोखे में पैनिक से बचने के लिए अपने न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को रिट्रेन किया था। कभी भी कहीं भी एक स्ट्रॉन्ग स्टोइक इंस्पायर्ड बॉडी रीसेट को एक्सपीरियंस करो। इसे 5 पॉइंट एंकर कहें। दोनों पैरों को फर्श पर फ्लैट प्रेस करो, जमीन को टच करो, कहो मैं यहां हूं। अपने पैरों को अनक्रॉस करो, अपने घुटनों को रिलैक्स करो, अपनी स्पाइन को लेन देन करो। इमेजिन करो कि एक धागा तुम्हारे सिर को ऊपर की ओर खींच रहा है। अपनी हथेलियों को खोलो, उन्हें अपनी थाइज पर फेस अप रखो। यह ओपननेस है, डिफेंस नहीं। फेस अपने फोरहेड को रिलैक्स करो, अपनी आंखों को रिलैक्स करो। अगर पॉसिबल हो तो अपने माउथ कॉर्नर्स को थोड़ा ऊपर उठाओ। इसे 36 सेकंड के लिए परफॉर्म करो। रिकंसीडर करने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपनी बॉडी को चेंज करो। मिनट के एंड तक तुम्हारे ब्रेन को सेफ मैसेजेस रिसीव हो जाएंगे। ग्राउंडेड, कंट्रोल में। यह कोई मैजिक नहीं है, इंडीड बायोलॉजी है। अस्थमा और खराब हेल्थ के साथ सेनेका ने लिखा, हमें हर रात खुद से हिसाब मांगना चाहिए। आज मैंने किस कमजोरी पर काबू पाया, मैंने किस पैशन का विरोध किया। उन्होंने ये नहीं पूछा कि मैंने कौन सा थॉट चेंज किया। उन्होंने बॉडी के पैशंस, सर्जेस, फ्लशेस, टेंशंस के बारे में इंक्वायर किया। मास्टरी बॉडी से शुरू होती है, क्योंकि इमोशंस इनिशियली वहीं लैंड करते हैं। अगर तुम उन्हें वहां कैच कर लेते हो तो तुम्हें उन्हें मेंटली कभी नहीं चेस करना पड़ेगा। आज तुम्हारा टास्क स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जब तुम इरिटेटेड, इम्पेशेंट या एंजाइटी में फील करो तो खुद से बहस मत करो। इसके बजाय अपनी बॉडी को चेक करो। कंधे, जबड़ा, सांस, एक को एडजस्ट करो, सिर्फ एक को। देखो क्या होता है। बॉडी लीड्स, द माइंड फॉलो। लीवर को ट्राई करो। पॉइंट नंबर 6, द ऑब्जर्वर सेल्फ। तुम्हारा एक हिस्सा कभी गुस्सा नहीं हुआ, कभी शाई नहीं हुआ, कभी सैड नहीं हुआ। यह सिंपली ऑब्जर्व करता है। अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, द ऑब्जर्वर, जो भी तुम इसे कहना चाहो। यह पोर्शन जज या रिस्पॉन्ड नहीं करता, यह बस देखता है। मार्कस ऑरेलियस ने इसे कंट्रोलिंग सेंटर हेगेमोनिकॉन कहा। उन्होंने लिखा, अपनी इमेजिनेशन को डिलीट करो, अपने सेंसेस स्विच को करो, खुद को सेशंस से फ्री करो, खुद को पैशंस से फ्री करो, अपने अंदर के रूलिंग कोर पर रूल करो। उन्होंने सोचा कि ये नर सिटाडेल बाहरी दुनिया के बिखरने पर भी अनशेकन रह सकता है। इसकी अभी प्रैक्टिस करो। उन थॉट्स को नोटिस करो जो तुम्हारे माइंड में आते हैं। एक को भी मत लो, उन्हें बादलों की तरह फ्लोट करते हुए देखो। अब अपनी बॉडी में फीलिंग्स के प्रति अवेयर हो जाओ। वॉर मत, चेयर के साथ कांटेक्ट, बैकग्राउंड साउंड्स की शांत गुनगुनाहट, वो विटनेसिंग ही नोटिस करना है और यह कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है। जैसा कि एपिक्टेट्स ने कहा, तुम वो हो जो खुद को जानते हो, जो जानते हो कि तुम अपनी खुद की एस्टिमेशन में कितने वर्थ के हो। तुम इस मसल को जितना स्ट्रांग बनाओगे उतना ही तुम किसी एक फीलिंग द्वारा हाईजैक होने से बचोगे। तुम स्काई हो, टेम्पेस्ट नहीं। तूफान आ रहे हैं, लेकिन तुम जानोगे कि वे तुम्हारे अंदर से फ्लो हो रहे हैं, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। अब यहां बताया गया है कि इमोशन को मास्टर करने में ऑब्जर्वर सेल्फ इतना स्ट्रांग क्यों है। जब तुम खुद फीलिंग होते हो तो तुम्हारे पास कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता। यह कहना कि मैं गुस्से में हूं, यह कहने जैसा है कि तुम और गुस्सा एक हैं। यहां कोई चॉइस नहीं है। लेकिन जब तुम ऑब्जर्वर के साथ आइडेंटिफाई करते हो तो फीलिंग तुम्हारी अवेयरनेस का एक ऑब्जेक्ट बन जाती है, कुछ ऐसा जिसे तुम ऑब्जर्व कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो और एवेंचुअली लेट गो कर सकते हो।
मैं गुस्से में हूं से मैं गुस्से को उठते हुए नोटिस कर रहा हूं में चेंज होना, पजेस्ड और प्रेजेंट होने के बीच का डिफरेंस है। स्टोइक्स ने इसे इनर सिटाडेल कहा, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग होल्ड जिसे कोई भी एक्सटर्नल इवेंट तब तक स्टॉर्म नहीं कर सकता जब तक कि तुम खुद ड्रॉब्रिज को लो न कर दो, खुद में रिटायर हो जाओ। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, लॉजिकल डोमिनेटिंग सेंटर का कैरेक्टर ऐसा ही होता है। यह जस्ट है, यह पीसफुल है, यह अपने खुद के फ्रेमवर्क को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कुछ नहीं करता। उन्होंने सिटाडेल के अंदर एक होली प्लेस की पिक्चर इमेजिन की। शोर, इंसल्ट्स, लॉसेस वे वॉल्स पर हैमर कर सकते हैं, लेकिन अंदर नहीं आ सकते जब तक कि तुम खुद उनका वेलकम न करो। चलिए एक सिंपल एवरीडे एक्टिविटी के साथ इस मसल को डेवलप करते हैं। हर सुबह 5 मिनट निकालें, आराम से बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करें। अब अपने माइंड को क्लियर करने की कोशिश मत करो, बस जो कुछ भी सामने आए उसे देखो। वर्क पर थॉट्स, इसे देखो। तुम्हारी छाती में टाइटनेस, इसे फिनिश करो। नाक पर खुजली, इसे रिमेंबर करो। ये मत सोचो कि वे नाइस हैं या एविल, उन्हें दूर मत भगाओ। देखो, अगर तुम किसी थॉट में खो जाते हो तो खुद को कंडेम मत करो, तुम खो जाओगे। वापस व्यूइंग पर आओ। बार बार वापस लौटने का वह एक्ट तुम्हारी ऑब्जर्विंग सेल्फ के लिए एक पुशअप जैसा है। एपिक्टेट्स ने सोल के ओलंपिक्स के लिए प्रैक्टिस करने का मेटाफर यूज किया। उन्होंने कहा, एक अच्छे इंसान की ड्यूटी क्या है? उन हैपनिंग्स पर जजमेंट पास करना ना जो नेचर के कॉरेस्पोंड करती हैं, और पहला स्टेप पीछे हटना और यह देखना है कि तुम जजमेंट नहीं हो, बल्कि वो हो जो जजमेंट को देख सकता है। कहने का मतलब यह है कि ऑब्जर्विंग सेल्फ जजों का जज है। यह तुम्हारे फीलिंग्स के कोर्टरूम के ऊपर होवर करता है, गवाहों को गवाही देते हुए देखता है, लेकिन खुद कभी गवाही नहीं देता। स्टोइक प्रैक्टिसेज में से एक सबसे स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस है द व्यू फ्रॉम विदिन। जब कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, जैसे किसी मिस्टेक के बाद अचानक शर्म का उछाल, तो एक मोमेंट लो और फिर खुद से पूछो, वो कौन है जो इस शर्म को जानता है? इसमें शर्म नहीं, वो जो शर्म को देखता है। वह कॉन्शियसनेस शर्म से टेंटेड नहीं है। शर्म के आने से पहले वह वहां थी, और शर्म के जाने के बाद भी वह वहां रहेगी। इससे कनेक्ट करो, बस 10 सेकंड इसके साथ बने रहो। तुम तूफान के पीछे एक ओपनिंग गैप, एक ट्रैंक्विल स्टेडी स्पेस महसूस करोगे। वह प्लेस तुम्हारा फोर्ट्रेस है। यह वही है जो मार्कस ऑरेलियस ने तब किया था जब उनके साथ सबसे बुरा हुआ था। उनके सबसे अच्छे जनरल द्वारा धोखा, उनके बच्चों की मौत, अंतहीन लड़ाइयां। उन्होंने लिखा, आप हमेशा फिर से शुरुआत कर सकते हैं। इंप्रेशंस को मिटा दें, चीजों को वैसे ही देखें जैसी वे हैं। अपने इनर कंट्रोलिंग सेंटर में वापस लौटें। वे ऐसा नाटक नहीं कर रहे थे कि उन्हें दर्द महसूस नहीं हो रहा था। वे सोच रहे थे कि सफरिंग एक फीलिंग है, कोई इंसान नहीं। स्पेक्टेटर दर्द को देख सकता है और खुद दर्द नहीं बन सकता। इसे अभी करें। हाल ही की किसी ऐसी चीज के बारे में सोचें जिसने आपको परेशान किया हो। मेमोरी को महसूस करें, इमोशन को नोटिस करें। फ्रस्ट्रेशन, उदासी, शर्मिंदगी। अब इसमें कूदने के बजाय पूछें, इस मेमोरी को कौन देख रहा है? वह वॉचर पीसफुल है ना? उसका प्लॉट से कोई लेना देना नहीं है, वह बस देखता है। आप वही वॉचर हैं जो गुजरते हुए तूफान से भी ज्यादा सच है। आप इस वॉचर के पास लौटने की जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी इमोशन उतना ही कम डरावना हो जाएगा। सेनेका ने सेरेनिटी पर अपने एस्से में लिखा था, बुद्धिमान इंसान पैशन से फ्री नहीं होता, लेकिन वे उनसे घिरते नहीं हैं। वे हायर ग्राउंड पर होते हैं और नीचे से बाढ़ को गुजरते हुए देखते हैं। एलिवेटेड ग्राउंड, द ऑब्जर्वर सेल्फ, ये बारिश से इनकार नहीं करता, ये सिंपली इसमें डूबने से इनकार करता है। अगले 3 दिनों के लिए आपका चैलेंज, हर घंटे एक हल्का अलार्म सेट करें और 10 सेकंड के लिए पॉज लें। खुद से पूछें, कौन जानता है कि मैं इस मोमेंट पर क्या महसूस कर रहा हूं और क्या सोच रहा हूं? शब्दों में आंसर ना दें, बस अवेयर रहें। वह छोटा सा चेक इन आपके स्ट्रॉन्गहोल्ड की दीवारों पर एक स्काउट भेजने जैसा है। समय के साथ वह स्काउट गैरिसन को बड़ा करता जाता है, और अगली बार जब कोई इमोशन का तूफान आएगा तो आप बन ही जाएंगे। आप बैटलमेंट्स पर खड़े होकर बारिश को बरसते हुए देखेंगे, अंदर से बिल्कुल सूखे। पॉइंट नंबर 7, द स्टोरी ट्रैप। कुछ होता है और फिर आप उसके बारे में एक कहानी बताते हैं। कहानी वह जगह है जहां सफरिंग रहती है। कोई टेक्स्ट बैक नहीं करता, इवेंट, फोन शांत है। स्टोरी, वे मेरी बात नहीं सुनते, उनके मन में मेरे लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मैं आमतौर पर रिजेक्ट हो जाता हूं। वह कहानी आपको शेम, गुस्से और होपलेसनेस का एहसास कराती है, लेकिन
कहानी जरूरी नहीं है। स्टोइक्स ने इस पहले एक्सपीरियंस को एक इंप्रेशन कहा। उन्होंने कहानी को स्वीकार किया। आपकी फ्रीडम उनके बीच रहती है। एपिक्टेट्स यह कहने के लिए फेमस हैं, यह चीजें नहीं हैं जो हमें परेशान करती हैं, बल्कि चीजों के बारे में हमारे जजमेंट्स हैं। उन्होंने समुद्र पर एक तूफान का एग्जाम्पल प्रेजेंट किया। तूफान अपने आप में न्यूट्रल है, यह एक डिजास्टर है का इवेल्युएशन है। यही डर पैदा करता है। ट्रैप को तोड़ो, फिक्शन से फैक्ट को अलग करो। फैक्ट, 4 घंटे बाद तक कोई आंसर नहीं। फिक्शन, बाका सब। फिर पूछें, एक अधिक एक्यूरेट कहानी किस तरह की है जो मैं बता सकता हूं? शायद वे बिजी हैं, शायद मेरी वैल्यू रिस्पॉन्स टाइम में नहीं है। सेनेका ने इसे सिंपली कहा, हम हर्ट होने से ज्यादा डरे हुए होते हैं और हम हकीकत से ज्यादा कल्पना में पीड़ित होते हैं। अपने इमोशंस को मास्टर करना, अपने इनर नैरेटर का ऑडिट करना है। पहला नैरेटिव ऑटोमेटिक होता है। आप इसे सामने आने से नहीं रोक सकते, लेकिन आप इसे कैच कर सकते हैं, इससे सवाल पूछ सकते हैं, इसे जेल बनने से पहले मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलिए यहां सर्जिकल हो जाते हैं। जो पहली कहानी माइंड में आती है वह शायद ही कभी सही होती है। यह क्विक होती है, यह डिफेंसिव होती है, और यह आमतौर पर इवेंट्स का सबसे पेनफुल अकाउंट होती है। क्यों? आपका ब्रेन सर्वाइवल के लिए डिजाइन किया गया है, सच के लिए नहीं। एक फॉल्स पॉजिटिव, यह सोचना कि जब कोई थ्रेट नहीं है तब भी कोई थ्रेट है, आपकी जान बचा सकता है। या यह एक ट्रू थ्रेट को मिस करके एक फॉल्स नेगेटिव के साथ इसे कंक्लूड कर सकता है। इसलिए आपकी इमेजिनेशन वर्स्ट केस स्टोरी पर चली जाती है। इसीलिए एक लेट टेक्स्ट का मतलब वे मुझसे नफरत करते हैं होता है, बजाय इसके कि उनकी बैटरी डेड हो गई थी। इवोल्यूशन जाल है, डिसिप्लिन बाहर निकलने का रास्ता है। किसी भी कहानी को डिकंस्ट्रक्ट करने के लिए यहां एक 3 स्टेप स्टोइक प्रैक्टिस है। फैक्ट, जजमेंट, रीराइट। स्टेप 1, फैक्ट। खुले तौर पर कहें या केवल वही लिखें जिसे डिनाई नहीं किया जा सकता। एक फोटोग्राफर कैमरे के लेंस का यूज करता है, एक नोवेलिस्ट के पेन का नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे दोस्त ने स्टेट किया, मैं आज रात नहीं आ सकता। पीरियड। ये नहीं कि उन्होंने मुझे अधर में छोड़ दिया, ये नहीं कि उन्हें कोई परवाह नहीं है, बस इवेंट नग्न रूप में। स्टेप 2, जजमेंट। वह कहानी लिखें जो आपके माइंड ने ऑटोमेटिकली जोड़ दी, ट्रूथफुल रहें। वे मेरे टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करते। मैं ही हमेशा वो इंसान होता हूं जिसके प्लान्स कैंसिल होते हैं। मेरे साथ कुछ गड़बड़ है, सब कुछ उगलदा यह कहानी है। इसे रखने के लिए खुद को कोसे नहीं, बस इसे देखें। स्टेप 3, रीराइट। सीधे एपिक्टेट से लिए गए 3 सवाल पूछें। क्या यह कंक्लूजन सही है? यह नहीं कि क्या यह सच हो सकता है। क्या फैक्ट से यह नेसेसरीली सच है? क्या यह डिसीजन किसी काम का है? क्या यह मुझे बुद्धिमानी से एक्ट करने के लिए एनेबल बनाता है, या यह मुझे केवल पीड़ित करता है? इस सिचुएशन में एक स्मार्ट, कंपैशनेट इंसान क्या जज करेगा? फिर एक और नैरेटिव कंपोज करें। टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं, बस अधिक प्रिसाइज और अधिक यूजफुल। एग्जाम्पल, मेरा दोस्त नहीं आ पाया, मैं नहीं जानता क्यों। मेरे से बिना किसी रिलेशन के इसके 100 एक्सप्लेनेशंस हो सकते हैं। मैं या तो वर्स्ट एंटीसिपेट कर सकता हूं और अपनी शाम बर्बाद कर सकता हूं, या मैं टेक्स्ट कर सकता हूं, नो वरीज, लेट्स रीशेड्यूल एंड मूव ऑन। यही मार्कस ऑरेलियस हर समय करते थे। वे खुद को यह सोचते हुए पाते थे, यह इंसान कितना अनोइंग है। फिर वे वापस जाते थे और पूछते थे, क्या वे अनोइंग हैं, या वे आखिरकार वही कर रहे हैं जो उन्हें लगता है कि सबसे अच्छा है? और क्या मैं वो इंसान हूं जिसे ये इरिटेटिंग लगता है? वह एक रिफ्रेम सारा डिफरेंस पैदा कर देता है। वह इरिटेशन दूर नहीं होती, लेकिन यह अब दूसरे इंसान की सोल पर कोई जजमेंट नहीं है। यह उनकी खुद की एक्सपेक्टेशन का एक फैक्ट है। सेनेका एक स्टेप और आगे गए। जब भी आप खुद को एक पेनफुल स्टोरी बताते हुए पाएं, एक्टिवली इसके अपोजिट की पिक्चर इमेजिन करें। उन्होंने कहा, क्या होगा अगर यह उतना बुरा नहीं है जितना आप सोचते हैं? उन्होंने कहा, क्या होगा अगर यह एक्चुअली एक डिस्गाइज्ड अपॉर्चुनिटी है? इनोसेंट ऑप्टिमिज्म नहीं, ऑटोमेटिक टेल पर क्लैंप को रिलैक्स करने का एक कॉन्शियस एक्ट। जब कोई आपके काम को क्रिटिक करता है तो डिफॉल्ट स्टोरी होती है, वे सोचते हैं कि मैं एक इडियट हूं। दूसरी साइड, उन्होंने मुझे फीडबैक देने में टाइम लगाया क्योंकि वे पोटेंशियल देखते हैं। कोई भी कहानी श्योर नहीं है, लेकिन दूसरी वाली आपको सीखने और ग्रो करने की अनुमति देती है। पहली वाली आपको डिफेंसिव और स्टक बना देती है। आज प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ एक रियल वर्ल्ड टास्क है। जब भी आप एक नेगेटिव इमोशन महसूस करें,
पॉज लें और खुद से पूछें, वह कौन सी कहानी है जो मैंने अभी अभी खुद को बताई है। अगर आप कर सकते हैं तो इसे लिख लें। फिर खुद से पूछें, ऐसी कौन सी दूसरी कहानी है जो इक्वली पॉसिबल है लेकिन कम पेनफुल है। आपको नई कहानी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। आपको बस यह देखना है कि शुरुआती टेल एक डिसीजन था, न कि कोई फैक्ट। सिर्फ यही बात जादू को गायब कर देती है। एपिक्टेट्स ने एक स्ट्रॉन्ग मेटाफर का यूज किया, इंप्रेशन को अपने सिर पर मत चढ़ने दो। इससे कहो, तुम केवल एक इंप्रेशन हो, तुम बिल्कुल वो नहीं हो जो तुम होने का दावा करते हो। अपनी ऑटोमेटिक टेल को अपने दरवाजे पर एक अजनबी की तरह ट्रीट करें। आपको उन्हें अंदर आने देने की जरूरत नहीं है। आप पीपहोल से देख सकते हैं कि कौन है और कह सकते हैं, नो थैंक्स। इस मोमेंट पर मेरे यहाँ कोई विजिटर्स नहीं आ रहे हैं। अगले हफ्ते के लिए आपका ऑब्जेक्टिव अपनी पॉकेट में या अपने फोन पर एक नोट रखना है जिस पर लिखा हो फैक्ट या स्टोरी। जब भी आप गुस्से, हर्ट या एंजाइटी को बढ़ते हुए महसूस करें, उस नोट पर वापस जाएं, पूछें, फिर रप्चर करें। पहला मैकेनिकल है। हम सेकंड स्टोरी के साथ जाते हैं और जो कहानी आप चुनते हैं वही कहानी है जो आपको फ्री करती है। पॉइंट नंबर 8, इमोशनल ग्रेन्युलरिटी। जो लोग इमोशंस को हैंडल करने में स्किल्ड होते हैं वे केवल बुरा या अच्छा महसूस नहीं करते। साइकोलॉजिस्ट लिसा फेल्डमैन बैरेट ने कहा, उनके पास अपनी इनर स्टेट्स के बारे में बात करने के लिए एक बड़ा वोकेबुलरी होता है। एंग्री के बजाय वे इंडिग्नेंट, फ्रस्ट्रेटेड, प्रोवोक्ड या सीदिंग हो सकते हैं। वे उदासी के बजाय लोनलीनेस, डिसअपॉइंटमेंट, मेलनचली या यर्निंग महसूस कर सकते हैं। और स्टोइक्स ने भी यही काम किया। इसे नाइट टाइम रिव्यू का नाम दिया गया था, उनके इमोशनल रिएक्शंस का एक डेली इन्वेंट्री। सेनेका ने इसे इस तरह रखा, जब लाइट चली जाती है मैं अपने पूरे दिन को पीछे मुड़कर देखता हूँ, दोबारा जांच करता हूँ कि मैंने क्या किया और क्या कहा। मैं खुद से कुछ नहीं छुपाता, मैं कुछ भी नहीं छोड़ता। यह ग्रेन्युलरिटी ब्रेन को बेहतर रिस्पॉन्सेज चुनने की अनुमति देती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि खराब फीलिंग का एक धुंधला बादल आप पर हावी हो रहा है। मैं फ्रस्ट्रेशन का एक शार्प एज महसूस कर रहा हूं क्योंकि मैं किसी अनसर्टेन चीज का इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक लेबल इस पर पकड़ प्रोवाइड करता है। मार्कस ऑरेलियस और आगे जाते थे। वे फीलिंग के पीछे के बिल्कुल सटीक जजमेंट का नाम लेते थे। वे फीलिंग पीछे के बिल्कुल सटीक जजमेंट का नाराज था, लेकिन क्या यह उसकी तरफ से आलस्य था या मेरी एंटीसिपेशन में? अपनी इमोशनल वोकेबुलरी को एक्सपेंड करें। एक लिस्ट बनाएं। जिस मोमेंट आप यह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप जो महसूस कर रहे हैं उसका सटीक शेड क्या है, आप पहले ही पैसेंजर सीट से ड्राइवर की सीट पर आ चुके होते हैं। अब अपनी इमोशनल वोकेबुलरी को ऐसे कंस्ट्रक्ट करें जैसे एक क्राफ्ट्समैन टूल कैबिनेट क्रिएट करता है। ज्यादातर लोगों के पास अपनी फीलिंग्स के लिए एक दर्जन से ज्यादा टर्म्स नहीं होते। हैप्पी, सैड, एंग्री, टेरिफाइड, एग्जॉस्टेड, फाइन, यह घड़ी को सुधारने के लिए हथौड़े का यूज करने जैसा है। लेकिन अगर आप फ्रस्ट्रेटेड, एक्सैस्परेटेड, एंग्री, इरिटेटेड और प्रोवोक्ड के बीच का डिफरेंस बताना सीख जाते हैं तो हर एक थोड़ा अलग रीजन और थोड़ा अलग सॉल्यूशन की ओर पॉइंट करता है। फ्रस्ट्रेशन अक्सर किसी गोल से रोके जाने की फीलिंग है। अनॉयंस एक छोटा रिकरिंग डिस्कम्फर्ट है। एक्सैस्परेशन सजेस्ट करता है कि आपने कई बार कोशिश की है और अपना पेशेंस खो दिया है। डिफरेंस नोटिस किया। हर एक को एक अलग रिएक्शन की जरूरत होती है। स्टोइक्स ने इस इन्वेंट्री को सीरियसली लिया। सेनेका का इवनिंग रिव्यू एक अस्पष्ट आज मैंने कैसा महसूस किया नहीं था। वे पॉइंटेड सवाल पूछते थे। आपने किस बुरी आदत से छुटकारा पाया? आपने कौन सी कमी डिस्कवर की? आपका साहसिक कार्य क्या था? किस फीलिंग ने आप पर काबू पाया और यह बिल्कुल कब शुरू हुई थी? वे ग्रेन्युलरिटी की तलाश में थे। यह नहीं कि मैं गुस्से में था, बल्कि मुझे एक फ्लैश ऑफ इंडिग्नेशन महसूस हुआ जब सर्वेंट लेट था। फिर यह उबलने में बदल गया जब मैंने मान लिया कि उसने ऐसा जानबूझकर किया है, और तीसरे घंटे तक मैं बिटर हो गया था। डिटेल का वह लेवल आपको अगली बार जल्दी इंटरवीन करने की एबिलिटी ऑफर करता है। यहाँ एक एक्टिविटी है जो आप कर सकते हैं। कागज का एक टुकड़ा लें और 3 कॉलम्स बनाएं। इमोशन, अनॉयंस, एग्जैक्ट फ्रेज, डिस्ट ओपिनियन। यह एक डिस्गस्टिंग चीज है करने के लिए। अगले हफ्ते के लिए हर बार जब आप कुछ महसूस करें तो फंडामेंटल 5 से आगे बढ़ें। इंग्लिश में इमोशंस के लिए लगभग 300 टर्म्स हैं। अन का यूज करें, इसे लिख लें। न केवल सैड बल्कि डिशार्टनेड, मेरा एफर्ट रिपे नहीं किया गया था, या मेलनकॉलिक,
नुकसान का एक शांत डिस्टेंट सेंस, या फोरलॉन, एबेंडन्ड और बिना होप के। केवल एंग्री नहीं बल्कि रिजेंटफुल, मेरे साथ समय के साथ अनफेयरली ट्रीट किया गया है, या फ्यूरियस, सडन, एक्सप्लोसिव, या इंडिग्नेंट, एक मोरल ट्रांसग्रेशन। केवल फियरफुल नहीं बल्कि एप्रीहेंसिव, कुछ हॉरिबल जल्द ही हो सकता है, या टेरिफाइड, इमीडिएट थ्रेट, या इनसिक्योर, मेरी खुद की वैल्यू के बारे में क्वेश्चन, खुद को नोट्स। आज मैंने उस पिसिकर के प्रति ईर्ष्या की एक टीस एक्सपीरियंस की, लेकिन क्या मैं उसकी टैलेंट से जेलस था या उसे मिले अपलॉज से? और अपलॉज, क्या मुझे सचमुच इसकी जरूरत है? वे ईर्ष्या पर रुक गए। उन्होंने इसे अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिया। वह डिसेक्शन ही ग्रेन्युलरिटी का कोर है। अब एक स्टोइक टैक्टिक जोड़ते हैं जिसे प्रिसाइज लेबल पॉज कहा जाता है। जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इमोशन हो तो एक्ट न करें, इसके बजाय 10 सेकंड लें और पूछें, इस इमोशन का सटीक नाम क्या है? स्पीशीज, फैमिली नहीं। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो एक फीलिंग व्हील का यूटिलाइज करें। आप ऑनलाइन द फीलिंग व्हील पर एक ढूंढ सकते हैं। आपके ब्रेन को स्लो डाउन होना होगा और सही वर्ड खोजने पर फोकस करना होगा। जब तक आपको वह टर्म मिल जाता है, मान लीजिए बैड के बजाय ह्यूमिलिएटेड, इंटेंसिटी अक्सर आधी हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, थिंकिंग ब्रेन को एंगेज कर लिया है और वह ऑटोमेटिकली अमिगडाला को शांत कर देता है। सेनेका ने ऑब्जर्व किया, प्रत्येक इमोशन का अपना चेहरा होता है, अपना पोस्चर होता है, अपनी लैंग्वेज होती है। चीजों को दूर से देखना सीखें। वे इमोशनल ग्रेन्युलरिटी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन प्रेजेंट फ्रेज का यूज नहीं कर रहे थे। जब आप गुस्से में बदलने से पहले इरिटेशन को धीरे धीरे बढ़ते हुए महसूस करते हैं, तो आप जल्दी इंटरवीन कर सकते हैं। जब आप डिसअपॉइंटमेंट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और डिप्रेशन में नहीं गिरते हैं, तो आप उस पर्टिकुलर होप पर काम कर सकते हैं जो डिस्ट्रॉय हो गई थी। आने वाले हफ्ते के लिए यह आपका टास्क है। अपने फोन नटमा इमोशन लॉग रहें। अपने दिन में 3 रन समय पर बजने के लिए अलार्म सेट करें और लिखें कि आप उस सटीक मोमेंट पर क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। प्रिसाइज शब्दों का यूज करें। अगर आपके पास कई आइटम्स हैं तो उन सभी को लिख लें, फिर एक फ्रेज जोड़ें जो यह एक्सप्लेन करे कि उस पर्टिकुलर ह्यू को किसने क्रिएट किया। 11:30 AM फ्रस्ट्रेटेड, प्रिंटर स्टक और अशेम्ड, एक को वर्कर पर चिल्लाया। हफ्ते के कंक्लूजन को देखें। आप ट्रेंड्स देखेंगे। आप पाएंगे कि कुछ स्पॉन्टेनियस बिहेवियर्स के पहले कुछ सटीक फीलिंग्स आई थी, और एक बार जब आप पैटर्न जान जाते हैं तो आप इसे तोड़ सकते हैं। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आपकी लाइफ की हैप्पीनेस आपके थॉट्स की क्वालिटी पर डिपेंड करती है, लेकिन आपकी लैंग्वेज की एक्यूरेसी आपके आइडियाज की क्वालिटी को डिटरमाइन करती है। फजी वर्ड्स ही थिंकिंग की ओर ले जाते हैं। स्क्रीमिंग वर्ड्स स्क्रीमिंग कॉन्शियसनेस देते हैं। अपनी लैंग्वेज को बिल्ड करें और आप अपनी लिबर्टी को बिल्ड करते हैं। ड्राइवर की सीट आपका इंतजार कर रही है। जस्ट टेल अस द रोड। पॉइंट नंबर 9, द आर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक डिले। इमोशंस के सभी मास्टर्स के पास एक सीक्रेट वेपन होता है। समय, कोई इल्यूजन नहीं, कोई सेंसरशिप नहीं, बस एक पर्पसफुल पॉज। जब तुम्हें किसी स्ट्रॉन्ग सेंसेशन पर एक्ट करने का मन करे, SMS भेजना हो, वो जॉब छोड़नी हो, वो रिलेशनशिप खत्म करना हो, तो एक रूल बनाओ, वेट करो। छोटी अर्ज के लिए 1 घंटा, बड़ी चीजों के लिए 4 ही घंटे। सेनेका ने एक लेटर में बिल्कुल इसी चीज के बारे में लिखा था। उन्होंने ऑन एंगर में लिखा, आइए हम हर चीज पर एक वेट रखें। यह गुस्से का सबसे अच्छा इलाज है। गुस्से से कहो कि कल तक इंतजार करे, तब तक इसकी धार कुंद हो जाएगी। उन्होंने यहां तक प्रपोज किया कि अगर तुम्हें गुस्से की शुरुआत महसूस हो तो तुम्हें खुद को हंसाना चाहिए, या बाहर जाना चाहिए, या अपना पोस्चर बदल लेना चाहिए, कुछ ऐसा जो उस मोमेंटम को रोक दे। उस वेटिंग मोमेंट के दौरान इमोशन को महसूस करो, वहां बैठो, इसे लिखो, अपनी बॉडी को मूव करना शुरू करो। एक सेकंड ओपिनियन लो, एक आउटसाइड ओपिनियन। तुम जो नोटिस करते हो वो यह है कि अर्जेंसी लगभग हमेशा गायब हो जाती है। इसलिए नहीं कि इमोशन बेकार था, बल्कि इसलिए क्योंकि इंटेंसिटी और इंपोर्टेंस एक दूसरे की जगह नहीं ले सकते। क्या यह इंप्रेशन किसी ऐसी चीज का लगता है जो तुम्हारे कंट्रोल में है या नहीं? एपिक्टेट्स इंक्वायर करते थे, अगर यह नहीं है तो वेट करना तुम्हें यह रियलाइज करने में हेल्प करता है। रात के 11 बजे
जीवन या मरण का डिसीजन आमतौर पर सुबह के तरह से बजे बहुत अलग दिखाई देता है। स्ट्रेटेजिक डिले कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारे वाइजर सेल्फ को तुम्हारे वुंडेड सेल्फ के साथ तालमेल बिठाने का एक मौका देना है। इसे एक रियल रूल में बदलते हैं जिसका तुम अब यूज कर सकते हो। 2 बकेट्स बनाओ, हॉट अर्ज और वार्म अर्ज। हॉट अर्ज एक्सप्लोसिव वाले होते हैं, जैसे कोई एंग्री मैसेज लिखना, ऑन द स्पॉट छोड़ देना या किसी पर चिल्लाना। इनके लिए जरूरी 1 घंटे का कूल डाउन रिक्वायर्ड है। तुम उस घंटे के दौरान कोई खेल नहीं खेलते। तुम सेंस कर सकते हो, तुम लिख सकते हो, तुम वॉक कर सकते हो, लेकिन करना कुछ नहीं है। वार्म डिजायर्स मेजर डिसीजंस होते हैं, जैसे ब्रेकअप करना, जॉब छोड़ना, कुछ बड़ा खरीदना, किसी फेलियर को फॉलो करना। इन पर 4 घंटे का रूल लगाओ, हमेशा इस पर सोएं। सेनेका ने कहा, इसकी स्पीड की वजह से कोई भी बड़ा डिसीजन कभी बेहतर नहीं हुआ और अक्सर सबसे तेज तीर निशाने से चूक जाता है। अब यहाँ बताया गया है कि तुम डिले में असल में क्या करते हो। ज्यादातर लोग वेटिंग टाइम में अपने दांत पीसते हैं, मिनटों को काउंट करते हैं जब तक कि वे एक्ट न कर सके। वह डिले नहीं है, वह पोस्टपोन्ड एक्सप्लोजन है। ट्रू स्ट्रेटेजिक डिले उस टाइम का यूज तुम्हारी स्टेट को मूव करने के लिए करना है। इस सीक्वेंस को ट्राई करो। पहले 10 मिनट इमोशन को बात करने दो। बिल्कुल वही लिखो जो तुम कहना या करना चाहते हो। अगर जरूरी हो तो क्रूर बनो, कोई फिल्टर नहीं। ये जहर को तुम्हारे सिस्टम से बाहर और पेपर पर ले आता है। अगले 22 मिनट अपनी फिजिकलिटी को चेंज करो। बाहर जाओ, अपने फेस पर ठंडा पानी छिड़को, अपनी गर्दन को स्ट्रेच करो, इमोशन के बॉडी बॉन्ड्स को तोड़ो। आखिरी 30 मिनट या उससे कम फुल डिस्ट्रैक्शन पाओ, कुछ डिस्ट्रैक्टिंग और न्यूट्रल करो। टीवी देखो, एक दराज साफ करो, अन्य चीजों के बारे में किसी दोस्त को कॉल करो। एंड में अर्ज शायद ही कभी उतनी अर्जेंट होगी। मार्कस ऑरेलियस ने धोखे को हैंडल करते समय इसका एक वेरिएंट किया था। वे एक जनरल के राजद्रोह के बारे में सुनते और तुरंत मौत का ऑर्डर देने की डिजायर से घिर जाते। इसके बजाय वे अपने माइंड में ऑर्डर फॉर्मुलेट करते, फिर स्टाइलस को नीचे रख देते और वॉक के लिए चले जाते। उन्होंने लिखा, पहले इंपल्स को जाने दो। सेकंड इंस्टिंक्ट आमतौर पर वाइजर होती है। वह सेकंड इंस्टिंक्ट आमतौर पर दूसरे तरीके से खुद को शो करती थी, काइंडनेस, स्ट्रेटेजी या बस अधिक इंफॉर्मेशन का इंतजार करना। आइए एक मॉडर्न एग्जाम्पल से इसका टेस्ट करते हैं। तुम्हें एक ऐसा मैसेज रिसीव होता है जो हर्ट करता है। तुम्हारी उंगलियां पहले से ही कीबोर्ड पर मंडरा रही हैं, वापस शूट करने के लिए तैयार हैं। नहीं, ऐप से एग्जिट करो। 1 घंटे के लिए टाइमर सेट करो। उस घंटे के दौरान कुछ एक्टिव परफॉर्म करो, टहलने जाओ, कुछ चाय बनाओ, पुशअप्स परफॉर्म करो। फिर घंटे के बाद खुद से 3 सवाल पूछो जो एपिक्टेट्स पूछते हैं। क्या यह कल मायने रखेगा? बुद्धिमान अब क्या करेंगे? क्या मैं सही होना चाहता हूं या मैं फ्री होना चाहता हूं? ज्यादातर समय तुम एक बहुत छोटा शांत मैसेज भेजोगे या ड्राफ्ट को डिलीट कर दोगे या कुछ भी नहीं। सेनेका, गुस्से का सबसे अच्छा इलाज देरी है। ऐसा नहीं है कि यह गुजर जाता है, बल्कि यह कन्वर्ट हो जाता है। यह कुछ ऐसा है जिसे तुम देख सकते हो, कुछ ऐसा नहीं जो तुम्हें देखता है। यहाँ एक बेहतरीन स्टोइक एक्सरसाइज है जिसे 2 लेटर्स कहा जाता है। अगर तुम्हारे पास किसी का सामना करने की इंपल्स है तो 2 लेटर्स कंपोज करो। पहला लेटर वो है जो तुम्हारा इमोशन भेजना चाहता है, रॉ, अनफिल्टर्ड, अपने गुस्से में ऑनेस्ट। इसे एक लिफाफे में रखो और इसे सील कर दो। इसके बाद एक सेकंड लेटर कंपोज करो, लेकिन इमेजिन करो कि तुम इसे अपने आतू साल के सेल्फ के पर्सपेक्टिव से पीछे मुड़कर देखते हुए लिख रहे हो। वह अधिक एक्सपीरियंस बूढ़ा में क्या कहेगा? सेकंड लेटर अक्सर छोटा, जेंटलर होता है या बिल्कुल भी नहीं भेजा जाता है। दोनों लेटर्स को 4 घंटे के लिए रहने दें। इसके बाद पहले वाले को बर्न कर दें। सेकंड तभी भेजें जब वह अभी भी सही लगे। सेनेका, जो गुस्से से अजनबी नहीं थे, उन्होंने एक बार जल्दी गर्म होने की बात स्वीकार की थी। लिखा था, मुझे अक्सर बोलने पर पछतावा हुआ है, शांत रहने पर कभी पछतावा नहीं हुआ। स्ट्रेटेजिकली डिले करना कायरता नहीं है। इसके लिए अपने बेस्ट सेल्फ को पकड़ने देने की बहादुरी की जरूरत होती है। वुंडेड सेल्फ अभी जस्टिस की डिमांड करता है। एनलाइटनर सेल्फ हमेशा के लिए शांत रहना चाहता है। अगले 7 दिनों के लिए तुम्हारा चैलेंज, हर बार जब तुम किसी इमोशन पर एक्ट करने की हॉट इंपल्स महसूस करो तो तुम्हें वेट करना होगा। छोटी डिजायर्स, 1 घंटा किसी भी ऐसी चीज पर पूरी रात की नींद लो
जो किसी रिलेशनशिप या करियर या तुम्हारी रेप्यूटेशन को इम्पैक्ट कर सकती है। जब तुम वेट करते हो तो तुम्हें सब कुछ महसूस करने की परमिशन है, तुम्हें खेलने की परमिशन नहीं है। हफ्ते के कंक्लूजन पर उन क्रेविंग्स को रिविजिट करो जिन्हें तुमने डेफर किया था। कितनी अभी भी डिसेंट आइडियाज जैसी दिखती थी, कितनी इसे डैमेज कर देती। वह टैली ही एविडेंस है, डिले कोई कमजोरी नहीं है, यह फ्रीडम का सीक्रेट आर्किटेक्चर है। पॉइंट नंबर 10, फ्रॉम मास्टरी टू मिशन। यहां फाइनल पीस है। जब तुम अपनी खुद की इमोशनल वेव्स पर राइड करना सीख जाते हो तो कुछ शिफ्ट होता है। तुम लाइफ के प्रति रिएक्ट करना बंद कर देते हो और पर्पस के साथ रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हो। जो चीज तुम्हें दिनों तक परेशान करती थी, एक क्रिटिक, एक फेलियर, एक धोखा, वह आज तुम्हें कुछ मिनटों के लिए परेशान करती है। वह एक्स्ट्रा विटिलिटी इवेपोरेट नहीं होती, यह अब रिडायरेक्ट होती है, जिससे तुम दूसरे लोगों के तूफानों में बिना डूबे उनके लिए खड़े हो सकते हो। अब तुम बिना डर के गैम्बल कर सकते हो। अब तुम बिना अटैचमेंट के लव कर सकते हो। अपने इमोशंस को मास्टर करना सेल्फिश नहीं है, यह सबसे नोबल चीज है जो तुम कर सकते हो, क्योंकि दुनिया को ऐसे और लोगों की जरूरत नहीं है जो बमुश्किल खुद को संभाले हुए हैं। इसे उनकी जरूरत है जिन्होंने इनर वर्क किया है, जो सब कुछ कांपने के दौरान भी शांत रह सकते हैं। वॉर और प्लेग के उथल पुथल में मार्कस ऑरेलियस ने खुद को लिखा, तुम्हारी लाइफ की हैप्पीनेस तुम्हारे थॉट्स की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। वे ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग के बारे में बात नहीं कर रहे थे, वे डिसिप्लिन परसेप्शन का रेफरेंस दे रहे थे। जब तुम अपने इमोशंस को मास्टर करते हो तो तुम पत्थर में नहीं बदलते, तुम तूफान में एक पेड़ हो, झुकते हुए, डोलते हुए, जमीन से इतनी मजबूती से एंकर किए हुए कि कोई भी हवा तुम्हें जमीन से नहीं उखाड़ सकती। तो प्रैक्टिस में इसका क्या मतलब है? मान लेते हैं 2 पर्सन्स हैं, एक ने वर्क नहीं किया है। जब कोई दोस्त एक पेनफुल स्टोरी बताता है तो ये इंडिविजुअल ओवरवेल्म हो जाता है, उनकी चिंता बढ़ जाती है। वे या तो क्लोज अप हो जाते हैं, खाली सलाह देते हैं, या सब्जेक्ट शिफ्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि वे परवाह नहीं करते, बात बस इतनी है कि उनके पास कोई मार्जिन नहीं है। उन्होंने अपनी खुद की इनर फाइट्स लड़ते हुए अपना इमोशनल टैंक पहले ही ड्रेन कर दिया है। सेकंड पर्सन ने टूल्स पर वर्क किया है, नहीं सेकंड का पॉज, इमोशंस का नाम देना, गैप लोकेट करना, फीलिंग्स को डेटा की तरह ट्रीट करना, बॉडी को रीसेट करना, ऑब्जर्वर सेल्फ से देखना, स्टोरीज का ऑडिट करना, ग्रेन्युलरिटी क्रिएट करना और स्ट्रेटेजिक डिले का यूटिलाइज करना। एक दोस्त वो है जो आग में बैठ सकता है और जल नहीं सकता। वे पैसिवली सुन सकते हैं, वे स्पेस होल्ड कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने खुद को होल्ड करना सीख लिया है। यही मिशन है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना शेल्फ पर रखने वाली कोई ट्रॉफी नहीं है, यह एक प्लेटफॉर्म है जहां से तुम सर्व करते हो। मार्कस ऑरेलियस, जो अर्थ पर सबसे पावरफुल मैन थे, उन्होंने सुबह खुद को कॉन्फ्लिक्ट के लिए नहीं बल्कि टफ लोगों के लिए प्रिपेयर किया। उन्होंने लिखा, जब तुम सुबह उठते हो तो खुद से कहो कि जिन लोगों से तुम आज डील करोगे वे मेडलिंग, अनग्रेटफुल, एरोगेंट, डिसऑनेस्ट, जेलस और सरली होंगे। वे इस तरह हैं क्योंकि वे सही और गलत के बीच का डिफरेंस नहीं बता सकते, लेकिन मैंने अच्छे की ब्यूटी और बुराई की अगलीनेस को देखा है। वे उनसे निपटने के लिए रेडी नहीं हुए, उन्होंने उनके लड़खड़ाने के दौरान विनम्र रहने का अपना माइंड बना लिया। यही असाइनमेंट है। सेनेका रिच और पावरफुल थे, फिर भी उनके बाद के साल एक यूथफुल कंपेनियन लूसिलियस को लेटर्स कंपोज करने में स्पेंड हुए। वे कंफर्ट के लिए रिट्रीट कर सकते थे, इसके बजाय उन्होंने उसे वो भव बताया जो उन्होंने डर, गुस्से और दुख को कॉन्कर करने के बारे में सीखा था। क्यों? वे जानते थे कि इमोशनल रेजिलियंस कंटेजियस है, इसलिए आतंक के कमरे में एक शांत व्यक्ति कमरे को बदल देता है। क्राइसिस में एक श्योर हैंड 20 अन्य लोगों को स्टडीज करता है। उन्होंने स्टेट किया, कोई भी केवल अपने लिए जीकर खुश नहीं हो सकता, तुम्हें दूसरों के लिए, पूरे समाज के लिए जीना होगा। बिना किसी पर्पस के इंटेलिजेंट होना केवल सेल्फिश है, ब्लेज्ड है मास्टरी विद मिशन। आइए इसे एक फाइनल प्रैक्टिकल टास्क के साथ एंड करते हैं। एक ब्लैंक पेज सिलेक्ट करो, टॉप पर लिखो, तूफान में मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं। फिर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स का मेंशन करो, पीसफुल, क्लियर, काइंड, बोल्ड, देयर। अब प्रत्येक कैरेक्टरिस्टिक के लिए इस पूरे गाइड से एक इमोशनल स्किल लिस्ट करो जो तुम्हें उस ट्रेड को एम्बॉडी करने में हेल्प करेगी। काम के लिए शायद यह बॉडी रीसेट है, काइंड के लिए शायद यह स्टोरी को रिटेल करना है,
वर्स्ट प्रिज्यूम ना करना। ब्रेव के लिए शायद यह स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का स्पेस है। यह पेज तुम्हारा मिशन स्टेटमेंट है। इसे हर सुबह रीड करो, और जब तूफान हिट करेगा और यह करेगा, तो तुम्हें वंडर नहीं होगा कि क्या करना है। तुमने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि तुम कौन बनने जा रहे हो। एपिक्टेट्स एक डैमेज लेग वाले स्लेव थे और उनसे पूछा गया था, एक इंसान अच्छी तरह कैसे जी सकता है। उन्होंने कहा, जो तुम्हारे कंट्रोल में है उस पर फोकस करके और फिर अपनी फ्रीडम का यूज करके दूसरों को उनकी फ्रीडम ढूंढने में हेल्प करके। यह लास्ट शिफ्ट है। पहले तुम अपने इमोशंस को मास्टर करते हो ताकि तुम उनके स्लेव न बनो। फिर तुम उस फ्रीडम को बाहर ले जाते हो। तुम किसी और के तूफान में शांत आंख हो। जब दूसरे भौंकते हैं तो तुम अपनी आवाज नीची रखते हो, जबकि दूसरे जल्दी में होते हैं। तुम वेट करते हो। जब दूसरे द्वेष रखते हैं तो तुम माफ कर देते हो। इसलिए नहीं कि तुम वीक हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम चॉइस करने के लिए इनफ पावरफुल हो। उनके कंपेनियंस को याद है कि अपनी डेथ बेड पर मार्कस ऑरेलियस ने रिमार्क किया था, अब जाओ, उन्हें एक ऐसी सोल का लुक दिखाओ जो नेचर के अकॉर्डेंस में जीती है। वे परफेक्ट होने के बारे में बात नहीं कर रहे थे, वे स्टीयरिंग के बारे में बात कर रहे थे। हर बार जब तुम एक्सप्लोजन के बजाय पॉज लेते हो, वेग फ्यूरी के बजाय एग्जैक्ट वर्ड चुनते हो, विक्टिम के बजाय वॉचर बनते हो, तो तुम उस सोल को शेप दे रहे होते हो। और वह सोल जब फर्म होती है तो एक लाइट हाउस होती है। लाइट हाउस तूफानों को दूर नहीं भगाते, वे बस अपनी जगह पर खड़े रहते हैं ताकि दूसरे अपने घर का रास्ता ढूंढ सकें। चैलेंज इमोशन के बिना होना नहीं है। तुम्हारा चैलेंज सब कुछ महसूस करना और फिर भी यह जानना है कि तुम कौन हो। तुम नहीं सेकंड गुजर जाएंगे, बॉडी को रीसेट किया जाए कर सकता है। ऑब्जर्वर हमेशा प्रेजेंट है, और अब तुम्हारे पास एक गोल है, न केवल अपने माइंड की शांति के लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल में लाना, बल्कि ऐसा इंसान बनना जो अपने आसपास के लोगों के लिए पीस पॉसिबल बनाए। यह इमोशनल रेजिलियंस का स्टोइक व्यू है। कोई फोर्ट्रेस गार्डन नहीं, कोई वॉल डोर नहीं। तुम्हें चाबियां मिल गई हैं, जाओ कुछ अनलॉक करो।